शिवाय ने जैसे ही अपनी बातें खत्म की थी, अविराज जो त्रिशा के हाथ को तो छोड़ चुके थे और अपने दूसरे हाथ से शिवाय के ठीक कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, यहीं पर बैठा हूं मैं। इतनी हिम्मत हो गई है, उसका हाथ काफ़ी है, वो खुद अपने हाथ से खाना खा सकती है। तू निकल इधर से। शिवाय जो अविराज की तरफ देखते हैं और फिर त्रिशा की तरफ, और जैसे वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, वो स्माइल करते हुए कहते हैं, तो फिर आप अपने हाथ से त्रिशा को खाना क्यों खिला रहे? क्या आप त्रिशा, तुमने मेहंदी लगाई है? दिखाना अपना हाथ। त्रिशा जो अभी जैसे अपना दूसरा हाथ उठा पाती जिससे अभी वो खाना खाती है, लेकिन अविराज उसके हाथों को अपने हाथों में फिर से बांधते हुए कहते हैं, उसका हाथ बिजी है मेरे हाथों के साथ, कोई प्रॉब्लम है? शिवाय भी अपना हाथ नूर के साथ उठाते हुए कहते हैं, आपकी बहन का भी हाथ मेरे हाथों में बिजी है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपने हाथों से खाना खिला दूँ उसे। अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, मुझे एतराज़ है इससे, हाथ छोड़ उसका। शिवाय जो अविराज के लेकिन शिवाय भी अविराज के दोस्त है, वो घूरते हुए उन्हें कहते हैं, नहीं छोड़ूंगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। तभी नूर खुद ही खड़े होते हुए कहती है, मेरा खाना ही हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, अब नहीं करना मुझे। और ये बोल करके वो जल्दी से अब भाग चुकी थी अपनी मम्मा के पास, जहाँ इस वक्त बड़े लोग बातें कर रहे थे। निरुपमा जी जो कि अपने जैसे ही बेटे के दिल की बातों को अभी अर्चना जी के सामने रखी थी, वो हल्का स्माइल करते हुए कहती हैं, इस बारे में तो हमें कब से पता है, शिवाय ने बहुत पहले ही बता रखा था मुझे, और उसने तो मुझे धमकी भी दे रखी थी। ये सुनते ही संजय जी कहते हैं, अरे ये शिवाय भी ना बहुत बदमाश है। तभी अर्चना जी कहती हैं, नहीं नहीं बदमाश नहीं है, बस अपने दिल की बात कह रहा था कि आपकी बेटी पर गलत नज़र पड़ रही है मेरी, हो सके तो उसे मुझसे दूर ही रखा करिए आप। खामखा मूड बन गया तो उठा कर लेकर जाऊंगा उसे, लेकिन वो तो अविराज की मेहरबानी है, वरना शिवाय का बस चलता तो कब का ही शादी कर चुका होता नूर से। यह सुनते ही नूर जो अपने चेहरे को इधर उधर घुमाने लगी थी, वहीं पीछे से शिवाय के कंधे पर हल्का सा अपने कंधे से मारते हुए कहते हैं, शर्माने की बात नहीं है ये, अभी तो शादी की बातें चल रही हैं, शादी होने तो उसके बाद निकालता हूँ तुम्हारी सारी शर्म। अचानक ही नूर को एहसास हुआ था कि इस वक्त कोई तो आ रहा है पीछे से। अचानक शिवाय और नूर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए अविराज आते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है? कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रही, वो भी मेरे बिना? तभी अर्चना जी जो खड़े होते हुए कहती हैं, आओ। अब इस वक्त सारे लोग खड़े हो चुके थे, संजय जी, मृदुल और साथ ही निरुपमा जी भी। अविराज जो उन लोग के साथ हैंडशेक करते हैं और फिर आराम से बैठते हुए कहते हैं, क्या हुआ, किस बारे में बात चल रही है? और ये बोलते बोलते भी वो शिवाय की तरफ ही घूर रहे थे। तभी शिवाय जो नूर का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, बस अपनी अमानत को ले जाना चाहता हूँ, उसके लिए आंटी जी से इजाज़त मांग रहा था। आंटी से बात हो चुकी है डैड की, वो जैसे ही आते हैं उसी दिन हम लोग। तभी अर्चना जी कहती हैं, उसी दिन क्यों, मैं तो कहती हूँ कि आज ही पंडित जी को बुलाते हैं और अच्छा मुहूर्त देख करके इन लोग की सगाई कर देते हैं, शादी कुछ दिन बाद कर देंगे या फिर कुछ महीने रुक करके, बच्चे की पढ़ाई चल रही है ना। इस बात पर शिवाय कहते हैं, आप उसकी पढ़ाई की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, उसकी पढ़ाई तो मैं करवा दूंगा। अब अविराज भी तो कराता ही होगा ना त्रिशा की पढ़ाई। क्यों त्रिशा? त्रिशा भी अपनी बहन के ठीक बगल में जाकर खड़ी थी। तभी अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं नहीं ऐसे मत पढ़ाइएगा आप, ये बहुत गंदे तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसे अविराज ये सुने थे, अभी तक तो बड़े शान के साथ बैठे हुए थे, अपने दोनों बाहें को इस तरह बैकरेस्ट पर फैलाए हुए जैसे वही हैं यहाँ के राजा। लेकिन त्रिशा की इस बात को सुनने के बाद वो थोड़ा एडजस्ट होकर के अब अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए उसकी तरफ हल्का सा अपने गर्दन को टिल्ट करके घूरे थे और फिर हल्का स्माइल करते हुए कहते हैं, 9 बजे से क्लास है ना त्रिशा, कमरे में जाओ, तुम्हारी पढ़ाई तो आज मैं कराता हूँ। त्रिशा को नहीं पता था कि उसने ऐसी भी क्या बात बोल दी है जो अविराज को थोड़ा गुस्सा सा आ गया है, लेकिन वो क्या करती, अब जो सच था बता दी। वो जल्दी से अब कमरे की तरफ भाग चुकी थी और उसके बाद से अब सब लोग अपने अपने मुंह को दबाकर हंस रहे थे। तभी शिवाज अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, टेंशन मत लो अविराज, तुम्हारे दोस्त हो, तुमसे बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा तुम्हारी बहन को। अविराज जो अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, मुझे आदमी दिखना नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं ऐसी घटिया इंसान के साथ मेरी बहन की शादी कराने की। आई डोंट ट्रस्ट यू शिवाय, अच्छी है, उसकी उम्र ही क्या है, 21 साल में किसकी शादी होती है? इस बात पर शिवाय जो अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहते हैं, त्रिशा की उम्र क्या है अविराज? अविराज अपने सर को फ्रस्ट्रेशन में रब करते हुए कहते हैं, त्रिशा एक्सेप्शन है, उसके अलावा तुम किसी और की शादी की बात कर सकते हो?
शिवाज जा करके अब अर्चना जी के बगल में बैठते हैं और फिर उनके हाथ को धीरे धीरे दबाते हुए कहते हैं, आंटी प्लीज़ उसको मनाइए ना। मुझे नहीं पता, अंकल जी से भी बात कर ली मैंने, वो भी बहुत खुश थे इस रिश्ते के लिए। पता नहीं क्यों इसी को प्रॉब्लम होती है, जल्द को खोड़ा कहीं का। अर्चना जी जो शिवाय के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, अब तुम परेशान मत हो, आज मैं पंडित जी को बुलाती हूँ, उसके बाद से हम मुहूर्त देख लेंगे और सगाई भी जल्द ही करवा देंगे। और जैसे ही इसका फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होगा तुरंत शादी। तब इस बात को सुन करके शिवाय कहते हैं, पर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ना। अब विराट जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम, उसका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, उसके बाद से हम देखते हैं, इस बारे में सोचेंगे। शिवाय जो अविराज की तरफ घूरते हुए कहते हैं, अभी तुझसे पूछ कौन रहा है यार, बताइए ना आंटी, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद ना। अर्चना जी कहती हैं, कितना बेसब्र हो रहे हो तुम। अच्छा ठीक है चलो, सेकेंड ईयर के लास्ट तक जैसे इसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है शादी की तैयारी हम शुरू कर देंगे। ये सुनते शिवाय जो अब जाकर के थोड़ा सा सुकून महसूस किए थे और जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद किए थे उनकी आंखों के सामने इस वक्त नूर का चेहरा आ गया था, जिससे वो तुरंत ही अपनी नज़रों को खोल करके नूर की तरफ देखते और एक आइविंग करते हुए उसी की तरफ चले गए थे। अब धीरे धीरे अविराज भी अब खड़े हो चुके थे और अभी अपने कमरे की तरफ जाते तभी पीछे से नूर उन्हें धीरे से आवाज़ लगाते हुए कहती है, भाई। अभी वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचे ही थे कि तभी नूर की आवाज़ सुनकर के अपनी जगह पर एकदम से थम गए थे और बिना पीछे मुड़े ही बस उसका वेट कर रहे थे। वो खुद ही आकर के अविराज के सामने धीरे से खड़ी होती और अपने सिर को झुकाए हुए कहती है, अगर शादी से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। आपने अब तक मुझे परमिशन दी नहीं और मुझे लग रहा है कि आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम। अविराज जो उसकी बातों को सुन करके पहले तो देखते हैं कि शिवाय है कहाँ पर, जो कि इस वक्त नीचे वीर और युग के साथ बातें कर रहा था और साथ ही दानिश से भी। और इस वक्त उन लोग के बीच में कुछ तो हंसी ठहाका चल रहा था, जिससे अविराज हल्का सा स्माइल करते हुए नूर के थोड़ा और करीब बढ़ते हैं और उसके सर पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, अगर वो लड़का मुझे तुम्हारे लिए ठीक नहीं लगता तो अब तक वो तुम्हारे आस पास भी नहीं होता, या शायद अब तक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। शिवाय से बेहतर इंसान तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता, जितना मैं उसे जानता हूँ। और वैसे भी वो चाहे कुछ भी कर ले, वो है तो मेरा ही दोस्त। चॉइस अच्छी है तुम्हारी। और ये बोलकर वो अब अपने कमरे की तरफ जा चुके थे और जैसे ही नूर को अपने भाई से परमिशन मिली थी, अब क्या चाहिए था उसे। नूर चाहे कुछ भी कर ले लेकिन अपने भाई को कभी भी नाराज़ नहीं कर सकती थी। उसके लिए अविराज का ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता था और अविराज से ही वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जैसे अभी अविराज अपने कमरे के अंदर गए थे, वहीं नूर जो इस वक्त मुंह फुलाए हुए अपने लैपटॉप को घूरे जा रही थी कि कब स्टार्ट होगा क्लास। सारे लोग गॉसिपिंग ही कर रहे थे। तभी अविराज पीछे से अचानक ही आ गए थे, जिससे त्रिशा तुरंत अपने कैमरे को ऑफ करती है, लेकिन वो बेचारी शायद खुद को म्यूट करना भूल गई थी और अविराज को नहीं पता था कि मैडम जी लैपटॉप में अभी कर क्या रहे हैं। अभी तो सिर्फ 8:50 हो रहे थे, क्लास तो अभी स्टार्ट होती नहीं, जिससे अविराज को भी कोई टेंशन नहीं थी। और वो अचानक ही त्रिशा के ठीक सामने पहुंचते हुए कहते हैं, क्या कह रही थी? तो मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं करवाता अच्छे से, गंदे तरीके से पढ़ाता हूँ। त्रिशा भी भूल गई थी कि उसने अपने माइक को म्यूट नहीं किया है, जिससे वो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ तो गलत क्या किया है मैंने, और कुछ गलत कहा तो बताइए। आपने भी तो गंदे काम किए थे, आप पढ़ाते पढ़ाते पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं, और वो भी इतने गंदे तरीके से। अविराज उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, अभी तुमने गंदा तरीका देखा नहीं है मेरा त्रिशा, अगर देख ली ना तो फिर कल जो भी कुछ हुआ उसे तो तुम सिर्फ एक ट्रेलर समझकर भूल जाओगी। ये सुनते ही त्रिशा अपनी नज़रों को उठाकर अविराज की तरफ देखते हुए कहती है, क्या इससे भी कुछ बुरा होता है क्या? अविराज जो उसके गालों को हल्का सा पिंच करते हुए कहते हैं, उम्मीद करता हूँ क्लास में ध्यान रहेगा तुम्हारा, और अगर नहीं रहा तो जान लेना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। और ये बोल कर अब वो अपनी स्टडी में जा चुके थे, क्योंकि 9 बजते ही अविराज को अपना क्लास जो अटेंड करना था। फाइनली अब सब लोग क्लास में आ चुके थे और जितने भी लोगों ने अविराज की बातें सुनी थी, ऑब्वियस सी बात थी, सब के सब इस वक्त त्रिशा को अलग ही नज़र से देख रहे थे। त्रिशा ने भी फाइनली अपना कैमरा ऑन कर लिया था, उसका ध्यान तो अभी नोट्स पर था। तभी जोर से आवाज़ आती है, हाय त्रिशा। ये सारा थी और साथ ही नताशा भी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हेलो त्रिशा, कैसी हो और घर पर सब बढ़िया? अच्छा सुनो, हम और
सारा क्या सोच रहे थे कि हम तुम्हारे घर पर आकर एक बार विजिट करें? प्लीज़, तुमने तो हमें अपने ससुराल में बुलाया ही नहीं। ये सुनते ही तृषा जो सारे बच्चों को देख रही थी, जो कि सब के सब इस वक्त सारा और तृषा की बातें सुन रहे थे और साथ ही नताशा की भी। तभी इस बात पर अब क्या बोलती, वो सबके सामने मना थोड़ी ना कर सकती थी कि तुम मत आओ मेरे घर पर। वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ना, आओ, आज ही आना। तभी सारा कहती है, ओके डन, आज ही आएंगे हम दोनों, ठीक है। और ये बोलकर वो खुश होते हुए इस वक्त नताशा की तरफ ही देख रही थी। सारे लोग अब एकदम से शांत पड़ गए थे जैसे ही अविराज ने क्लास स्टार्ट की थी। लेकिन आज क्लास जैसे भी हो, तृषा को बेहद नींद आ रही थी। रात भर बेचारे ठीक से सो नहीं पाई थी, ऊपर से सुबह सुबह उसकी नींद गलती से खुल गई थी। और अब जाकर के जब उसे सोने का मन कर रहा था, क्योंकि सब कुछ इतना कंफर्टेबल लग रहा था, तो फिर उसको नींद क्यों ना आती। उसकी आंखें बार बार झपक रही थी, जिससे उसने अपने कैमरे को ऑफ कर दिया था और साथ ही खुद को भी पूरी तरह से म्यूट कर दिया था। वैसे वो अविराज का क्लास पढ़ तो रही थी, लेकिन ज़्यादा मन से नहीं। और अब अविराज का क्लास तो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से शिवाय का भी क्लास, जो कि अविराज के साथ ही इस वक्त स्टडी में बैठे हुए थे। फिजियोलॉजी के क्लास में भी तृषा आराम से खर्राटे मारकर सो रही थी। अविराज को भी बाकी क्लासेस को हैंडल करना था, जिसकी वजह से वो अपने कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करते हैं और फिर सारे क्लास को हैंडल करते हुए अभी अपने कमरे की तरफ जाते, तभी शिवा अचानक उनके ठीक सामने खड़े होते हुए कहते हैं, तू इतना तेज पकड़ अपना माइक्रोफोन और ये पकड़ अपना हेडफोन, कितना दर्द करता है। अच्छा सुन वो। तभी अविराज जो शिवा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, एक तो सारे तो मेरे स्टडी में आकर के क्लास ले रहा है, ऊपर से मुझे ही बोल रहा है, और जिस भी बारे में बात करनी है ऑफिस में चल के करता है। अभी मुझे किसी के पास जाना है, पता नहीं क्या कर रही है वो। अविराज जो तृषा के पास जैसे ही पहुंचे थे, मैडम जी आराम से लैपटॉप को ऑन किए हुए ऐसे आराम से उसके ऊपर ही सो रही थी, जैसे कि इस वक्त वो लैपटॉप नहीं उसका पिलो बन चुका हो। अविराज जो उसको घूरते हैं और फिर तृषा के बाजू को पकड़ते हुए कहते हैं, वो की मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो जाएगा, उठो। तृषा अचानक एकदम से भड़बड़ा कर उठते हुए कहती है, हाँ यस सर। अविराज ये सुनकर कहते हैं, अच्छा यस सर, अभी याद आया तुम्हें कि क्लास चल रही है? पूरे इतने बार क्वेश्चन किया मैंने, तुमने एक भी बार रिप्लाई नहीं किया मुझे। तृषा सुनकर कहती है, आपने मुझसे सवाल किया था? अविराज उसके सामने बैठते हुए कहते हैं, नहीं तुमसे तो नहीं किया था, मगर किसी से तो किया था ना। और तुम मुझे कभी भी आंसर नहीं करती हो तृषा, क्यों? तुम्हें कल ही तो पढ़ाया था, वो टॉपिक भूल गई थी? तृषा जो मन में कहती है, मैं तो सो गई थी, मुझे क्या पता क्या पढ़ा रहा है। उसके अविराज जो थोड़े गुस्से में कहते हैं, कल की क्लास में देखता हूँ तुम कैसे करती हो ऐसे नाटक, और तुम कल देखो क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। और ये बोलते हुए अविराज काफ़ी गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। वही दोपहर में आराम से सब लोग आकर खाना खाते हैं और तृषा भी आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज नूर के शादी की बात तय हुई थी और नूर भी कितना ज़्यादा ब्लश कर रही थी। नूर भी इस वक्त तृषा के साथ कुछ ज़्यादा ही रह रही थी, क्योंकि उसे अभी नई नई दुल्हन बनना था। तृषा से कुछ सीखे वो। जैसे ही अभी तृषा से उसने इतना पूछा था, नई नई शादी में क्या होता है भाभी, आप और भाई के बीच क्या होता है? आई मीन मृदुल भाभी का तो पता है, वो लोग तो एक दूसरे को जानते थे और मृदुल भाभी हैं थोड़ी सी रोमांटिक, पर आप तो बिल्कुल मेरी तरह लगते हो, चुलबुली से हो और साथ ही बहुत ज़्यादा डर लगता है ना इन सब चीज़ों से। ये सारी बातों को सुनकर तृषा कहती है, क्या डर लगता है? कोई डर वर नहीं लगता। ये सुनकर नूर कहती है, आपको नहीं लगता डर? तृषा कहती है, तुम पागल हो क्या? मैं क्यों डरूंगी तुम्हारे भाई से? बिल्कुल नहीं डरती मैं। अरे वो तो खुद मेरे सामने काम जाता है। आज मैंने थोड़ा सा फ्लर्ट क्या कर दिया, महाराज जी का तो मुंह ऐसे लाल पड़ गया था, टमाटर बन गए थे पूरे। ये सारी बातों को सुनकर नूर जो कहती है, हाँ आपने? आप तो आरोही भाभी से भी तेज निकली, उनकी भी हिम्मत नहीं होती आशीष भाई के सामने ज़्यादा कुछ बोलने की। तभी तृषा कहती है, अरे तुम मुझे अभी जानती कहाँ हो, मैं अगर बोलना शुरू की ना तो बेचारे के पसीने छूट जाएंगे। और इसी तरह से मैडम जी अपनी बड़ाई पे बड़ाई करती जा रही थी और उसे पता नहीं था शायद, लेकिन पीछे से ये सारी बातें कोई तो सुन रहा था। अचानक ही वो शख्स ठीक तृषा के बगल में जाते हुए कहती है, अच्छा तो आप तो बिल्कुल मेरी तरह निकली, या फिर कह लो तो मुझसे भी बोल्ड। ठीक है, मैं बात करती हूँ अविराज जी से कि आप थोड़े तो डोमिनेटिंग बनो, ऐसे तो फिर मेरी तृषा को मज़ा ही नहीं आएगा। ये सुनते हुए तृषा जल्दी से खड़ी होती है और फिर पीछे की तरफ देखती है जहाँ आरोही जी थी और हंसते हुए इस वक्त तृषा की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तृषा जल्दी से जाकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत कहिएगा, वो उन्हें बुरा लगेगा ना, वो क्या सोचेंगे कि मैं ये सब बता रही थी आपको, नहीं बोलिएगा उनसे कुछ भी।
यह सुनते हुए वो तृषा का गाल खींचते हुए कहती है, हाँ, अब क्यों डर गई? वैसे मेरी और देवर जी की बात है, हम तो बोलेंगे भाई उनसे। अब मैं थोड़ी ना ये चाहूँगी कि मेरी प्यारी सी देवरानी को वो सेटिस्फाई तक ना कर पाए। ऐसी ऐसी बातें चल रही थी जो तृषा को थोड़ी थोड़ी अजीब ही लग रही थी। हे भगवान, इनका तो पूरा खानदान ही अजीब है। और वह जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में इस वक्त विक्रांत, जो कि वानिका के हाथ पकड़े हुए बहुत मुश्किल से उसे अंदर की तरफ ला रहा था, और वहीं वानिका बुरी तरह से डर रही थी कि आखिर आखिर क्या करने वाले हैं विराज उसके साथ। वो इस वक्त बहुत ही टाइटली विक्रांत का हाथ पकड़े हुए कहती है, मुझे नहीं जाना उनके सामने। आपको पता है ना, मैं उनसे बहुत मुश्किल से बच कर आई थी। आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे मत ले जाइए उनके सामने। विक्रांत अनिका को थोड़ा ज़बरदस्ती करके विराज के ऑफिस के ठीक सामने लेकर पहुंचा था, और फिर भगवान का नाम लेते हुए उसके साथ अंदर की तरफ भी आ जाता है, जहां विराज अभी कुछ क्लाइंट्स के साथ बैठ कर के बात कर रहे थे, और उनके फाइल्स को साइन करते हुए उन लोग को बाहर कर देता है। विक्रांत, जो कि वानिका को इस वक्त अपने साथ ही ले आया होता है, और वानिका बार बार अविराज से छुपने की कोशिश कर रही थी। अविराज खड़े होते हैं और फिर विक्रांत की तरफ अपनी एक बार बस नज़रों से इशारा किए थे, बाहर जाओ तुम। जैसे ही विक्रांत को ये सुनाई दिया था कि अविराज उसे बाहर जाने का इशारा कर रहे हैं, वो एक बार वानिका की तरफ देखता है और फिर अविराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सर बच्ची बहुत डर गई है, आप। तभी अविराज ने बस एक बार ऐसे ही विक्रांत को घूरा था कि वो कुछ भी ना समझा अविराज को। विक्रांत तुरंत अपने सर को झुकाए हुए बाहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसे डर बहुत लग रहा था। हाँ, इस वजह से नहीं क्योंकि उसे अविराज पर भरोसा नहीं था, बल्कि इस वजह से क्योंकि वानिका बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, और कहीं घबराते घबराते वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो अविराज को गुस्सा दिला दे। अविराज के कैरेक्टर के बारे में तो विक्रांत भी कुछ गलत नहीं सुन सकता था। अविराज जो वानिका की तरफ देखते हैं और फिर हल्का स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या इतने सारी गलत फहमियाँ कैसे पाल ली तुम अपने छोटे से दिमाग में? मेरी बीवी को जाकर बता दे कि मैं लड़कियों की स्मगलिंग करता हूँ? सीरियसली? वानिका जो अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, विक्रांत जी ने बताया आपके बारे में सब कुछ। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, पर मुझे डर लग रहा था, मेरे साथ ये सब बचपन में भी हुआ तो। अविराज जो उसको सांत्वना देते हुए प्यार से उसके सर पर अपना हाथ सुलाते हुए कहते हैं, बच्ची जैसी हो तुम। हाँ प्यारी, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी निगाहें तुम पर गलत ही हो सकती हैं। तुम्हें बहन की तरह नहीं बचा सकता मैं। ये सुनते ही वानिका जो हिम्मत करते हुए विराज के चेहरे की तरफ देखती और फिर जाकर उसे समझ में आया था कि कितनी बड़ी गलती हो गई उससे। वो अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी, मुझसे ना बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने क्या बोल दिया आपको, आपके कैरेक्टर के बारे में आपकी वाइफ से जाकर। आई एम सो सॉरी। जैसे अभी ये बोल करके उनके पैरों के पास झुक पाती है, विराज तुरंत ही उसे खड़ा करते हुए कहते हैं, मुझे पसंद नहीं है लड़कियां मेरा पैर छुएं, और वैसे भी तुम्हें तो अपनी बहन बोल दिया है मैंने, तो ऑब्वियसली तुमसे तो कभी पैर नहीं छुआ सकता। वैसे विक्रांत कैसा लगता है तुम्हें? यह सुनते ही वानिका जो एक बार पीछे एक गेट की तरफ देखी थी, इस वक्त जिस जगह पर विक्रांत खड़ा था, वानिका को अच्छी तरह से नजर आ रहा था वो। हाँ, बाहर से अंदर कुछ भी नहीं देखा जा सकता था, मगर अंदर से बाहर क्या हो रहा है सब कुछ दिखता था। वो वानिका को चेयर पर बैठाते हैं और उसे पानी देते हैं, और फिर आकर के अपने मेन चेयर पर बैठते हुए पूछते हैं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो इसके साथ। तब ये सुन करके वानिका जो अपने सर को हाँ मिलाते कहती है, मुझे वो बहुत पसंद है, पर उन्हें मैं पसंद हूँ या नहीं ये नहीं मालूम। अविराज जो उसकी बात को सुन करके थोड़ा मजाकिया टोन में कहते हैं, तुम मेरी बहन हो, ऑब्वियसली अगर तुम्हें कोई पसंद आ गया तो वो तुम्हारा ही है ना। मजाल उस विक्रांत की जो मुझे ना बोलते, और अगर ना बोलते तो किडनैप करा के तुम्हारी शादी करा दूंगा मैं, डोंट वरी। ये सुनते वानिका के आंसू निकल गए थे कि आखिर उसकी भी कोई इतनी फिक्र कर रहा है, और उसी इंसान को उसने इतना गलत समझ लिया। वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, मैं ना तृषा मैम को सब कुछ। लेकिन तब विराज कहते हैं, मैम तृषा भाभी लगेगी तुम्हारी। ये सुनते हुए वो अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ वही, मैं तृषा भाभी को मैं जाकर उन्हें बता दूंगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और अविराज उसको रोकते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी तुमने उसे बताया कम से कम उसी बहाने थोड़ा डर तो रही थी मुझसे, लेकिन अब फिर से उसका डर खत्म हो रहा है, उसे दोबारा डराना पड़ेगा। तभी इस बात पर वानिका जो पूरी तरह से उनकी बात सुन नहीं पाई थी, जिससे अपना कान झुकाते हुए कहती है, आपने कुछ कहा सर?
अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, कुछ नहीं कहा है। तुम जाओ बाहर और शाम तक रेडी रहना, शादी की प्रिपरेशन करवा दूंगा मैं। तुम जाओ और आखिरी दिन अपना जी लो। ये सुनते हुए वानिका थोड़ा डरते हुए कहती है, क्या आखिरी दिन? आज के दिन है तुम अनमैरिड होकर घूम सकती हो, कल से तुम किसी की बीवी बन जाओगी और फिर उसकी ज़िंदगी में पहुंचने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि विक्रांत के साथ जीने का मतलब क्या होता है। डेंजरस है वो, संभल कर रहना। जब अविराज ने विक्रांत को डेंजरस कहा था तो ऑब्वियसली इसका मतलब था कि विक्रांत वाकई डेंजरस तो होंगे। वानिका अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं ध्यान रखूंगी। और फिर वह स्माइल करते हुए बाहर की तरफ निकलते निकलते एक और बार अविराज की तरफ देख करके स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच भाई। और जैसे अविराज को उस लड़की ने भाई बोला था, अब जाकर के उन्हें थोड़ा सुकून मिला था कि चलो फाइनली उनकी बातों पर भरोसा तो कर पाई ये लड़की। बाहर निकलती वो विक्रांत को वहीं कॉरिडोर में सबके सामने हक करना शुरू कर देती है, जिससे विक्रांत थोड़ा उसे दूर करते हुए कहते हैं, यहाँ ऑफिस में मुझे ये सब नहीं पसंद है वानिका। ये सारी बातें ये सारी हरकतें हम घर पर भी कर सकते हैं। ये सुनते हुए वानिका हंसते हुए कहती है, क्यों शर्म आ रही है यहाँ पर? विक्रांत को औरा घट रहा था, ये बात समझ ही नहीं रही थी वानिका। वो अपना मुट्ठी कसते हुए कहता है, मेरे सामने इस तरह से सिर्फ अविराज से बात करता है, मैं सिर्फ उनके सामने झुकता हूँ और किसी के सामने नहीं। मुझे ज़्यादा चिपका चिपकी फालतू में मजाक करना और ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ करता हूँ, लेकिन इस बारे में किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं होना चाहिए। इस ऑफिस में सब मुझसे बहुत डरते हैं, सो मेंटेन रखना मेरे इस ऑरा को। और ये बोलकर वो वानिका को बाहर की तरफ ही बिठाते हुए अंदर की तरफ धीरे से पूछता है, सो मे आई कम इन? अविराज जो इस वक्त बहुत ही ध्यान से अपने कैमरे में देख रहे थे कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। वहाँ तो इस वक्त मस्ती पे मस्ती चल रही थी। त्रिशा, नूर, आरोही, मृदुल और उसके साथ ही अर्चना जी भी पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी बच्चों के साथ। विक्रांत जैसे ही अंदर आया था वो अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, सॉरी सर मैं। अविराज जो सबसे पहले तो उसके हाथ को नीचे करने का इशारा कर दिए थे और फिर आराम से अपने चेयर पर लीन होते हुए कहते हैं, वानिका के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो रहे हो तुम। याद है ना, मेरे इलीगल काम को तुम ही संभालते हो और अगर तुम ज़्यादा सॉफ्ट बने तो तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है। सो मेक श्योर अपना ये स्ट्रिक्ट ऑरा ख़त्म मत होने देना। अविराज की बातों को सुन करके वो तुरंत ही अपने सर को हाँ मिला दिया था। अविराज के ऑफिस का काम चलता है और उसके साथ ही विक्रांत भी आज उनके लीगल काम में उनके साथ था, क्योंकि अभी तक तो वो वानिका को लेकर के छुपा हुआ था इस बात के डर से कि कहीं अविराज उसे मरवा ना दे।